हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताया जाएगा। इस वीडियो में आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। एक एक क्वेश्चंस को कंसेप्ट वाइज बताया जाएगा। यह आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस का पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक और पार्ट दे चुके हैं इसी टॉपिक पे, इसी चैप्टर पे। अगर आप उसे अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने और भी बहुत सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करवाए हैं, उन सभी को जाके देखिए आप। हमने इसके लिए प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट में जाइए आप, सभी वीडियो को वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल करवाया गया है। साथ ही साथ हमने आपके लिए मैथ्स के भी बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं और आगे हर एक दिन, हर एक डे टू डे आपका क्या होता है वो अपडेट किया जाता है आपको उस प्लेलिस्ट को। तो आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो जाके देखना है और एक क्वेश्चंस को कंसेप्ट वाइज बताया जा रहा है। एक एक क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक सुनना है, भले थोड़ा सा मिनट ज़्यादा हो जाए, थोड़ा सा ज़्यादा मिनट हो जाए, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ अपने कंसेप्ट पे फोकस करने हैं। तो चलिए बच्चे, अपने क्वेश्चंस की हम बढ़ते हैं। और आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, तो ज़रूर हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। हम जो भी कंटेंट आपको देते हैं एकदम क्वालिटी कंटेंट देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। यहाँ से आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है बच्चे, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तभी लाइक कीजिएगा, चैनल को तभी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द फंक्शन ऑफ बॉल बेरिंग इन अ व्हील। आपको जो बता दें कि जो आपके व्हील में, किसी भी साइकिल के व्हील में या फिर किसी जगह क्या होता है, कोई चक्के में बॉल बेरिंग लगाता है, वो छोटा छोटा गोला टाइप का होता है। आप देखते हैं कभी साइकिल अगर आपका खुला होगा कहीं पे उसको सर्विसिंग के लिए, तो क्या होगा वो उसमें क्या होता है, एक बॉल बेरिंग लगता है, ये छोटा छोटा गोला होता है। ये बॉल बेरिंग क्या करता है, उसका काम क्या होता है, वो फ्रिक्शन को इंक्रीज करता है, वो कैनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन को काइनेटिक फ्रिक्शन में कन्वर्ट करता है, या फिर जस्ट फॉर कन्वीनियंस। क्या है, कन्वीनियंस थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा गया है, केवल सुविधा के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कन्वीनियंस का स्पेलिंग गलती लिखा हुआ है। तो चलिए आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो चलिए हम आपको बताएं, ऑप्शन इसका बी इज़ द राइट आंसर। बी आपका ऑप्शन तो सही है, लेकिन इसके रीजन क्या है हम आपको बता दें। रीजन देखिए बच्चे, रीजन क्या होता है कि आपके जो बॉल बेरिंग होते हैं वो क्या करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन को वो क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। वो काइनेटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, आपका जो फ्रिक्शन के कारण जो एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी जो लॉस होता है फ्रिक्शन के कारण, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके कारण बॉल बेरिंग दिया जाता है। एक्चुअली समझे तो उससे सुविधा हमें होता है। एनर्जी लॉस होगा तो हमें क्या होगा, कम इफर्ट लगाना पड़ेगा और हमारा वर्क ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपका, अगर एनर्जी लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमको एनर्जी एक्स्ट्रा बर्बाद करना पड़ेगा, हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी से हमारा वर्क कम मिलेगा और एनर्जी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगा। इसके कारण आपको बॉल बेरिंग लगाया जाता है व्हील में कि वो काइनेटिक एनर्जी को, काइनेटिक फ्रिक्शन को क्या करे, रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दे। काइनेटिक फ्रिक्शन यानी सिंपल जो फ्रिक्शन चल रहा है उसको क्या करे, रोलिंग फ्रिक्शन में, गोला जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दे। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन के कारण लॉसेस ऑफ एनर्जी कम होते हैं। आपके यहाँ पे रीजन भी लिखे गए हुए हैं, इस रीजन को देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेन आर रनिंग कार स्टॉप सडनली। आप किसी कार में बैठे हुए हैं, वो चल रहा है कार, ठीक है, वो अचानक से अगर कार रुक जाता है तो उसके अंदर जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं या फिर आप जो बैठे हुए हैं उसके अंदर, आप क्या कीजिएगा, आगे की तरफ झुक जाइएगा। आप देखे होंगे हमेशा ट्रेन चल रही है या फिर इवन आपके कार चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, उसमें अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आपका कार या का ट्रेन या फिर कोई भी हो, बस हो, कोई भी गाड़ी हो, वो सडनली रुक जाए तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। उसको कहते हैं लीन फॉरवर्ड, यानी आगे की ओर झुकना। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं इसे। जब एक चलती कार अचानक बंद हो जाती है तो यात्री डैश की वजह से आगे की ओर झुक जाते हैं। किस वजह से आगे की ओर झुक जाते हैं, तो आपको बता दें कि आपका इसका आंसर तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी सही है हमारा। इसका रीजन क्या है, इसकी रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन क्या है, यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन लगता है। क्या लगता है, इनर्शिया ऑफ मोशन लगता है। और इनर्शिया ऑफ मोशन सबसे पहले समझे इनर्शिया के कारण। इनर्शिया क्या बोलता है, इनर्शिया हमें यही बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अनुसार, कोई भी बॉडी रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है, और कोई बॉडी मोशन में होता है तो वो मोशन में रहना चाहता है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, एंड अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा। ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। अगर आप कार में बैठे हुए हैं और कार मोशन में है तो आप भी उस सिचुएशन में आप क्या है, आप भी मोशन में है, और कार सडनली रुक जाता है, लेकिन आप तो चाहिएगा कि हम क्या करें, मूव करें। इनर्शिया के अनुसार, इनर्शिया न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ के अनुसार आप तो चाहिएगा कि मोशन में है तो मोशन में ही रहे, आपका बॉडी तो यही चाहेगा कि मोशन में ही रहे। और अचानक से रुक जाने के कारण आपका बॉडी क्या होता है, मोशन में होने के कारण
थोड़ा सा आगे चला जाता है, थोड़ा आगे चला जाता है, और इसके लिए हमें क्या मिलता है, हम लोग आगे की ओर लीन फॉरवर्ड हो जाते हैं, यानी आगे की ओर झुक जाते हैं। तो यही आपका इनर्शिया ऑफ मोशन के अनुसार बॉडी क्या होता है, आगे चल जाता है, बॉडी मोशन में रहना चाहता है और अचानक से उसे स्टॉप किया जाता है, इसके कारण बॉडी आगे हमारा झुक जाता है। ऑप्शन क्या है, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑप्शन, इसको पढ़ सकते हैं आप। न्यूटन्स लॉ के अनुसार क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वी नो दैट इनर्शिया ऑफ मोशन इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी ड्यू टू विच इट्स रेजिस्ट चेंज इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यानी वो अपने मोशंस के स्टेट को क्या करना चाहता है, वो अपोज करना चाहता है। वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में हो तो मोशन में रहना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द वर्किंग ऑफ रॉकेट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, आपके जो रॉकेट के प्रिंसिपल होते हैं, जो जिस प्रिंसिपल पर रॉकेट वर्क करता है, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, मास के कंजर्वेशन पे, एनर्जी के कंजर्वेशन पे, और आपके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिंपली। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम और मोमेंटम इंटर जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट, देखिए एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करते हैं और मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोमेंटम इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, और एंगुलर मोमेंटम होता है मास वेलोसिटी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मास और वेलोसिटी और उसके साथ साथ उसका डिस्टेंस होता है। ठीक है, याद रखिए इस बात को, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसके कारण थोड़ा सा हम आपको बता दिए हैं। तो देखिए, तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है कि जो आपके रॉकेट होते हैं वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होते हैं। तो देखिए, रॉकेट जो होते हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होते हैं। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होते हैं रॉकेट आपके। चलिए इसको क्या करने वाले हैं, काट देते हैं और सबको। रॉकेट जो होते हैं आपके वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड होते हैं। किस पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए रॉकेट में क्या होता है, सबसे पहले समझिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो उसका मोमेंटम क्या हो रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार जो आपके रॉकेट होते हैं, रॉकेट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाएगा तो उस पर क्या होगा, उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। और रॉकेट में जो फ्यूल भरा जाता है, जो जेट भरा जाता है, वो जेट क्या होता है, जेट क्या करता है, बर्न होता है। जेट क्या होता है, जलता है। तो जलने के कारण क्या होता है, जेट हमें पीछे की ओर एक फोर्स प्रोवाइड करवाता है। जेट जलता है, जेट कहने के बाद उसके अंदर फ्यूल जो होता है वो क्या होता है, जलता है, और उसके कारण हमें पीछे की ओर क्या करता है, हमें एक फोर्स प्रोवाइड करता है। पीछे की ओर हमें एक फोर्स प्रोवाइड करता है, और यही फोर्स जो होता है हमें, यही फोर्स करता है, यही फोर्स हमें इक्वल एंड अपोजिट क्या रहता है, रिएक्शन देता है। यही फोर्स हमें इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन देता है, जिसके कारण हमारा जो क्या होता है, रॉकेट जो होता है, रॉकेट क्या होता है, वो आगे की ओर बढ़ पाता है। फ्यूल जलता है, फ्यूल जलने के कारण क्या होता है, पीछे की ओर फोर्स प्रोवाइड कराया जाता है, और यही फोर्स पीछे की ओर जो प्रोवाइड करता है, इसके कारण हमारा फ्यूल आगे की ओर बढ़ता है, इसके कारण हमारा रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। तो वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। वो इसी तरह क्या करता है, वो और आगे ऊपर 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 बढ़ता जाता है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तभी अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते तो मोमेंटम पे कंजर्वेशन वहाँ होता ही नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मोमेंटम कंजर्व होता ही नहीं। आप बम फूटता है, जो बम फूटता है तो उसमें भी क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है, वहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है। सिंपली यहाँ पे रॉकेट पे भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है, वो मोमेंटम के अनुसार क्या करता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है उसके साथ। तो अगर पीछे की ओर कुछ फोर्स लगता है, कुछ उसका एनर्जी लॉस होता है, उसका मोमेंटम लॉस होता है पीछे की ओर, तो वो क्या करता है, आगे की ओर भी वो क्या करता है, फोर्स देता है, मोमेंटम देता है, और कुछ क्या करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करने लगता है। तो यहाँ भी यही लिखा गया है, इस पूरे कहानी में यही लिखा गया जो आपको बताए हैं। जेट की फ्यूल बर्न होने के कारण क्या करता है, वो हाई वेलोसिटी हमें देता है, और इसके कारण क्या करता है, रॉकेट आपको मोमेंटम एक्वायर करता है कहाँ, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और यही आपको क्या है, रॉकेट का मूविंग करना अपवर्ड, इसी रीजन के कारण रॉकेट आपका ऊपर की ओर मूव करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं ईच अदर के, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए हम आपको बता दें, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, इसमें बहुत बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा आगे पीछे घुमा के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है। हम आपको बता दें कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, कोई बड़ी यहाँ रखा हुआ है, उसके पीछे की ओर एफ फ्रिक्शन लग रहा है, और इस बड़ी का नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर है, और इस एफ और एन का रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये हमारा आर है। तो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है नॉर्मल से और रिजल्टेंट के बीच का एंगल, ये जो थीटा है आपका, यही क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये देखिए हम इतना आपको इसके लिए बताते हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे, सिर्फ क्वेश्चंस को समझ लेना है, रट लेना है, ऐसा नहीं, आपको कंसेप्ट वाइज क्लियर हो जाए। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट आपका इंक्लाइंड प्लेन पे बैठा है, तो इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका रखा गया हुआ है, और ऑब्जेक्ट इसके आगे की ओर क्या है, कुछ वेलोसिटी जा रहा है, तो पीछे की ओर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और इस जो इंक्लिनेशन होगा, जो जितना इंक्लेशन होगा, इस इंक्लेशन का एंगल क्या आता है, मान लेते इस इंक्लेशन का एंगल फाई होगा, तो ये फाई जो होगा आपका, ये क्या होगा, एंगल ऑफ
रिपोज, ठीक है। और आपको बता दें कंसेप्ट के अनुसार जब आपको इसको दोनों को जो प्रूफ किया जाता है, जब इस दोनों को प्रूफ किया जाता है, इक्वल किया जाता है, तो वहाँ से दोनों को प्रूफ करने के बाद आपको थीटा निकालने के बाद, फाई निकालने के बाद हमें मिलता है, क्या मिलता है हमें कि थीटा जो होता है हमारा इक्वल होता है किसके, फाई के। और ये दोनों आपस में किसके बराबर होते हैं बच्चे, आपस में बराबर होते हैं tan इनवर्स म्यू के, जहाँ म्यू क्या है, म्यू है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो आपका थीटा इक्वल टू होता है फाई के और वो इक्वल होते हैं tan इनवर्स म्यू के बराबर। अब आपको हम यहाँ पे प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि प्रूफ करके दिखाएंगे तो बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बहुत बड़ा, लगभग आपका 20 मिनट 10 मिनट तो कम से कम इस दोनों को प्रूफ में ही चला जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और किसके बराबर होते हैं आपको हम ये भी बता दिए, tan इनवर्स म्यू के बराबर। अगर आपका फ्यूचर में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि म्यू का वैल्यू कुछ दे दिया जाए 0.1 0.3, आपको मैं निकाले कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन बताइए, एंगल ऑफ रिपोज, तो आप सिर्फ tan इनवर्स म्यू निकाल दीजिएगा, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल इन विच क्रिकेट बॉल शुड बी हिट टू ट्रैवल मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपको बताना है किस एंगल से क्या करे, क्रिकेट बॉल को हिट करे कि वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ट्रैवल करे। मान लेते हैं ये आपका बॉल है, ठीक है, इसको आप किसी भी वेलोसिटी से हिट कर रहे हैं और आपका क्या कर रहा है, ये जो आपका रेंज है ये क्या आपका मैक्सिमम है किसी थीटा एंगल पे, तो आपका आर का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है कि आर, ऐसा आर का कौन सा मैक्सिमम वैल्यू होगा और ऐसा आर का मैक्सिमम वैल्यू पे आपका थीटा क्या होगा, यानी किस थीटा के वैल्यू पे हम किस एंगल पे फेंके उस बॉल को आखिर कि हमारा जो रेंज है, ये जो हमारा रेंज है ये क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो देखिए आपको यह रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है आपको। तो सबसे पहले हम बता दें कि इसका आंसर 45 डिग्री होगा। ये सभी बच्चे को याद रहते हैं 45 डिग्री पे फेंकने पे ही ऐसा होगा, लेकिन कैसे हुआ आप इसको याद रखिए, क्योंकि इससे अगर कुछ हल्का सा भी क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ दिया जाए तो बच्चे क्या कर देंगे, गलत कर देते हैं। देखिए आर का वैल्यू आप याद करके रखिए, आर का वैल्यू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है, ठीक है। आपको आर का वैल्यू पता चल गया। और आपको क्या करना है, जब भी मैक्सिमम या फिर मिनिमम की बात करें तो आपने पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो डी आर बाई डी टी को क्या करेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे जीरो के बराबर कर देते थे। और यहाँ हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, थीटा चेंज हो रहा है, थीटा हमारा वेरिएबल है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी आर अपॉन डी थीटा इक्वल टू कर देंगे हम जीरो के बराबर। और यहाँ से क्या करेंगे, यू स्क्वायर अपॉन जी तो कॉन्स्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और साइन 2 थीटा का क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। और आपको बता दें कॉस 2 थीटा इक्वल टू जीरो के बराबर है, तो ऐसा कॉस का क्या वैल्यू होगा, कॉस का वैल्यू होगा आपका बच्चे, कॉस का वैल्यू होगा कॉस पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री पे ही तो थीटा क्या होता है आपका, कॉस क्या होता है, कॉस 90 पे क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से हमें पता चला 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा इक्वल टू क्या पता चल गया हमें बच्चे, थीटा इक्वल टू हमें पता चल गया पाई बाई 2 पहले से, और नीचे से क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो पाई बाई 4, यानी थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, और पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 45 डिग्री। हमेशा याद रखिए इस कंसेप्ट से अगर आप चलिएगा तो कोई भी आपके मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिए कि कौन सा वेरिएबल क्वांटिटी है, उस वेरिएबल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, उसको इक्वल कर दीजिए जीरो के, और वहाँ से आप वैल्यू को निकाल लीजिए। तो चलिए ये कुछ 5 क्वेश्चंस थे, आप इन सभी क्वेश्चंस को बार बार देखिए, बार बार सुनिए। कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चे, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें इससे सपोर्ट मिलेगी, तो बच्चे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।